C10746 अध्याय 1074 हनयंग स्टार। लियू सिमिंग स्पष्ट रूप से मुझे मरना चाहता है। वह हमारे बीच बातचीत पूरी होने से पहले मेरी लाश को हानयंग स्टार पर छोड़ने का इरादा रखता है। लिन शेन की निगाहें भयावह थीं। अब भागने का कोई समय नहीं था। 2 8 सितारा दिव्य अधिकारियों ने लिन शेन को टेलीपोर्टर तक पहुंचाया और उसे हनयंग स्टार की ओर जाने वाले उपकरण में प्रवेश करते हुए देखा। उन्होंने टेलीपोर्टेशन पूरा होने तक प्रतीक्षा की और पुष्टि की कि लिन शेन वास्तव में हनयंग स्टार पर गया था। उसके बाद वे लियू सिमिंग को वापस रिपोर्ट करने के लिए लौट आए। चूंकि मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता, तो मैं ऐसे समस्याग्रस्त व्यक्ति को एज्योर स्काई रियल्म में रहने और छोड़ने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? लियू सिमिंग ने बस ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसे पक्का पता नहीं था कि लिन शेन समस्या पैदा करने वाला है या नहीं, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता था। लिन शेन को खत्म करने से न केवल वुकिन का पक्ष मजबूत होगा, बल्कि भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। स्वाभाविक रूप से वह लिन शेन को जाने नहीं देगा। उसने वह पैसा लिया जो लिया जाना चाहिए था, उसने वह लाभ प्राप्त किया जो एकत्र किया जाना चाहिए था, लेकिन उसने वह भी किया जो करने की आवश्यकता थी, अन्यथा वुकिन उसे इतना महत्व नहीं देता। एक बार हनयंग स्टार के अंदर जाने पर एक उच्च दिव्य प्राणी को भी जीवित रहने में कठिनाई होगी, और अगर वे जीवित रहने में कामयाब हो भी गए तो उनका शरीर विभिन्न समस्याओं से भरा होगा। लियू सिमिंग के विचार में एक निम्न दिव्य प्राणी लिन शेन निश्चित रूप से बर्बाद हो गया था और वह हनयंग स्टार से वापस नहीं आ पाएगा। जहां तक सेंट्रल हेवन स्टार क्षेत्र की बात है, आखिरकार यह एक अलग स्टार क्षेत्र है और यह जैद सम्राट का कोई फरमान नहीं है, इसलिए अगर वे उन पर ध्यान नहीं देते तो वे क्या कर सकते थे? इसके अलावा वुकिन सबसे आगे था और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लिन शेन की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आए वे कुछ हद तक आश्चर्यजनक थे, लेकिन उसका रंग रूप पहले जितना अप्रिय नहीं था। उन्होंने प्रतिरोध के कोई संकेत नहीं दिखाए और उन्हें इतनी आसानी से हनयंग स्टार में ले जाया गया। इसका कारण ये था कि लियू सिमिंग के मुंह से हनयंग स्टार का उल्लेख सुनकर लिन शेन ने पहले ही यहां आने का फैसला कर लिया था। दूसरों के लिए हनयंग स्टार एक मृत अंत हो सकता है, लेकिन लिन शेन के लिए ये जगह हवा से बचने के लिए सबसे अच्छी गली हो सकती है। उसके अंदर विकास सिद्धांत होने के कारण पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की उसकी क्षमता अद्वितीय थी। जब तक यहाँ का वातावरण उसे तुरंत नहीं मार सकता, तब तक वह यहाँ जीवित रह सकेगा। बाहर लियू सिमिंग और वुकिन द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने के बजाय उसके लिए बेहतर होगा कि वह शी झोंकिंग और अन्य लोगों द्वारा प्रक्रियाओं को पूरा करने और उसे केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र में स्थानांतरित करने तक यहाँ इंतजार करे। लिन शेन की आंखों के सामने कचरे का एक विशाल पहाड़ दिखाई दिया। कचरे का ये पहाड़ लिन शेन द्वारा देखे गए किसी भी पहाड़ से अधिक ऊंचा और शानदार था और पूरा पहाड़ कचरे के ढेर से बना हुआ प्रतीत होता था। हालांकि लिन शेन ने बहुत देर तक अपनी सांस रोक रखी थी, फिर भी उसका शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह किसी बदबू से घिरा हुआ है, जिससे उसे रोना आ रहा था और उसकी त्वचा दर्दनाक रूप से जल रही थी। विभिन्न चमकदार रोशनियां आपस में गुंथी हुई हैं, जो हनयंग स्टार पर हर चीज पर रंगों की एक अद्भुत श्रृंखला डाल रही हैं, जिससे कचरे के पहाड़ को एक नारकीय जादुई आकर्षण मिल रहा है। टेलीपोर्टेशन स्टेशन कचरे के पहाड़ की चोटी पर था। टेलीपोर्ट किए जा रहे विभिन्न प्रकार के कचरे सीधे टेलीपोर्टर से बाहर गिरते थे, जो इलाके के अनुसार पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़कते थे। जब कचरा एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाता था, तो पहाड़ का एक हिस्सा ढह जाता था और कचरा नीचे की ओर कूड़े के ढेर की तरह गिरने लगता था। लिन शेन ने अपने कौशल को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, कॉन्ट्रेरियन के साथ विलय कर लिया और अमरसूट ने उग्र दुष्ट देवी की दिव्य आत्मा प्रकाश छाया का भी आह्वान किया, जिससे उसके शरीर को बाहरी नुकसान से बचाया जा सके। फिर भी लिन शेन को अभी भी अपने शरीर में एक असामान्य सनसनी महसूस हो रही थी, जैसे कि उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में अनगिनत कीड़े रेंग रहे हों। लिन शेन ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और देखा कि हवा घने विचित्र सूक्ष्मजीवों से भरी हुई थी, जो नरक से निकले राक्षसों के समान थे। धूल से भी छोटे ये सूक्ष्मजीव विचित्र और विभत्स रूप से बने हुए थे और प्रत्येक अलग और विचित्र दिख रहा था, जिससे लिन शेन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह विदेशी कीड़ों के समुद्र में हो। यदि घनीभूत पैटर्न से डरने वाला कोई व्यक्ति अभी यहाँ होता, तो संभवतः वह पहले ही बीमारी का शिकार हो चुका होता या मृत्यु से घृणा कर चुका होता। हालांकि लिन शेन को ऐसा कोई फोबिया नहीं था, फिर भी उसे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर लगाया और जानबूझकर सूक्ष्म जगत पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ।
हालांकि उसके शरीर के अंदर रेंगते हजारों कीड़ों की अनुभूति बिल्कुल भी गायब नहीं हुई, बल्कि खुजली और बढ़ गई, मानो उसकी रक्त वाहिकाओं में कीड़े रेंग रहे हों। लिन शेन की सक्रियता के बिना विकास सिद्धांत पहले ही बेतहाशा काम करना शुरू कर चुका था। लिन शेन की नज़र उस क्षेत्र पर पड़ी और किसी भी विकृत प्रजाति को न देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में सक्षम किसी भी विकृत प्रजाति की तुलना निश्चित रूप से सामान्य प्रजाति से नहीं की जा सकती। उसने अपना पैर उठाया और सबसे पहले कचरे के पहाड़ को छोड़ने की तैयारी की, ताकि छिपने के लिए जगह ढूंढ सके और समय बीतने का इंतजार कर सके। लेकिन जैसे ही उसने एक पैर उठाया, उसने महसूस किया कि उसका दूसरा सहारा देने वाला पैर कमजोर पड़ गया है। उसे चक्कर आने लगा और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से ढह गया और उसका सिर कचरे के पहाड़ पर जा गिरा तथा शिखर से नीचे लुढ़क गया। शुई जिंगयुआन वू किंग के साथ संवाद कर रहा था, हालांकि उसे संदेह था कि तियान के साथ कोई समस्या है, क्योंकि शी झोंगकिंग ने तियान को केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में स्थानांतरित करने पर जोर दिया था। उसके पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिंगयुआन, तुम्हें मेरा चरित्र पता होना चाहिए। अगर तियान में कुछ भी गलत नहीं है तो मैं उसे रिहा करने से इनकार नहीं करूंगा, वू किंग ने शुई जिंगयुआन की होलोग्राफिक छवि को देखते हुए कहा। मैं आपके चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हम तियान के मुद्दे पर भी पूरा ध्यान देंगे, लेकिन यह व्यक्ति हमारे केंद्रीय स्वर्ग सितारा क्षेत्र के लिए कुछ हद तक उपयोगी है, इसलिए मैं केवल आपको परेशान कर सकता हूं, शुई जिंगयुआन ने कहा। क्या ये डेंग परिवार की वजह से है? अगर यह डेंग परिवार के लिए है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह डेंग परिवार का डेंग अधुओ बिल्कुल नहीं है, वू किंग ने कहा। शुई जिंगयुआन ने जवाब दिया, इसका डेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप इस व्यक्ति को क्यों चाहते हैं और आप उसे मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पास क्यों आए? वू किंग ने दिलचस्पी से पूछा। इसका खुलासा करना उचित नहीं है। बस निश्चिंत रहें। आप मेरे चरित्र को जानते हैं। एक बार जब वह सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में पहुंच जाता है, तो अगर उसे कोई समस्या होती है तो मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगा, शुई जिंगयुआन ने कहा, जिसने शुरू में सोचा था कि एक निम्न स्तरीय स्टार अधिकारी प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि प्रक्रियाओं से गुजरते समय वू किंग द्वारा उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और उसके बाद उनके पास स्थानांतरण के लिए व्यक्तिगत रूप से वू किंग से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वू किंग तुरंत सहमत नहीं हुआ, जिससे शुई जिंगयुआन को एहसास हुआ कि तियान का मुद्दा गंभीर हो सकता है। चूंकि तुमने इतना आश्वासन दिया है, इसलिए मेरे लिए उसे रिहा करने से इनकार करना उचित नहीं होगा, वू किंग ने शुई जिंगयुआन से मुस्कुराते हुए कहा। एक मिनट रुको, मैं उसे बुलाऊंगा और उसकी अपनी इच्छा की पुष्टि करूंगा। अगर मैं उसे रिहा करने के लिए तैयार भी हो जाऊं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस जाना चाहता है या नहीं। आखिरकार उसे मना करने का अधिकार है। ठीक है, शुई जिंगयुआन ने तुरंत सहमति व्यक्त की, ये जानते हुए कि लिन शेन निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। वह खुद सेंट्रल हेवन स्टार दिव्य पैलेस जाना चाहता था। वू किंग ने एक नंबर डायल किया और लियू सिमिंग के साथ संचार स्थापित किया और उन तीनों ने एक साथ संवाद किया। लियू सिमिंग, तियान अभी तुम्हारे साथ है ना? उसे बुलाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है, वू किंग ने उदासीनता से कहा। महान दिव्य अधिकारी, ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, वह वर्तमान में गश्ती मिशन पर है, लियू सिमिंग ने कठिनाई से कहा। वू किंग ने कहा, उसकी जगह कोई और ले लो, उसे बुला लो। मुझे डर है कि यह संभव नहीं है। जिस स्थान पर वह गश्त कर रहे हैं वह अन्य दिव्य अधिकारियों के लिए उपयुक्त नहीं है, लियू सिमिंग ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? शुई जिंगयुआन को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या हो रहा है? वू किंग ने भी पूछा। तियान जिस स्थान पर गश्त करने गया था वह हानिंग स्टार है, लियू सिमिंग ने कहा, और यह सुनते ही शुई जिंगयुआन के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। जाहिर है वह भी जानता था कि हानिंग स्टार किस तरह का स्थान है। आपने वास्तव में एक 3 सितारा दिव्य अधिकारी को हानिंग स्टार पर गश्त करने के लिए भेजा था। ये हत्या है, शुई जिंगयुआन ने गुस्से में कहा। दिव्य अधिकारी शुई, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वह स्वेच्छा से गया था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। उस समय मैंने उसे ऐसा न करने की सलाह भी दी थी, कहा था कि वह जगह खतरनाक है और उसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानता था। मैं क्या कर सकता था? लियू सिमिंग ने आंखें मूंदते हुए कहा। उसने सोचा कि मृतकों के प्रमाण के बिना भी वह कुछ भी कह सकता है। बूढ़े शुई, मुझे बहुत खेद है, मुझे ऐसी बात होने की उम्मीद नहीं थी।
ऐसा लगता है कि हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, वू किंग ने उदासीनता से कहा। आप। शुई जिनग्युआन को अचानक एहसास हुआ कि शायद वू किंग ने पहले से ही तियान को रिहा करने का इरादा नहीं किया था। वू किंग के निर्देश के बिना लियू सिमिंग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। वह हानयिंग स्टार पर कितने समय से है? शुई जिनग्युआन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए पूछा। लगभग 2 या 3 दिन, मुझे लगता है, लियू सिमिंग ने बहुत सहजता से उत्तर दिया। ये सुनकर शुई जिनग्युआन को पता चल गया कि लिन शेन का अब तक खात्मा हो चुका होगा। एक निम्न दैवीय प्राणी की तो बात ही छोड़िए, एक उच्च देवता भी हन्यंग स्टार पर 2 या 3 दिन बिताने के बाद आधा मरा हुआ और बेकार हो जाएगा, और उससे संक्रामक समस्याएं भी हो सकती हैं। शुई जिनग्युआन क्रोधित तो था, लेकिन असहाय भी। तियान को हानयिंग स्टार में घुसे 2-3 दिन हो चुके थे, उसका जिंदा बाहर आना नामुमकिन था। भले ही वह जीवित बाहर आ सकता था, शुई जिनग्युआन ने उसे सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि इतने लंबे समय तक हानयिंग स्टार में रहने के बाद वह कौन सी घातक चीजें लेकर आएगा। यदि वह संक्रामक है तो समस्या गंभीर होगी। शुई जिनग्युआन के पास शी झोंगकिंग को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महान दिव्य अधिकारी, मुझे डर है कि तियान नहीं आ सकता। वो किंग ने उसे रिहा करने से इनकार कर दिया। शी झोंगकिंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। वो किंग ने कहा था कि वह उसे रिहा कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं आ सकता। शुई जिनग्युआन ने असहाय होकर कहा, इससे पहले कि मैं वो किंग से मिलने जाता, लियू सिमिंग ने तियान को हानयिंग स्टार में गश्त करने के लिए भेज दिया था। शी झोंगकिंग की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। वो किंग, लियू सिमिंग, वे 2 कमीने हत्या की साजिश रच रहे हैं। शुई जिनग्युआन ने आश्चर्य से शी झोंगकिंग को देखा। कई सालों बाद उसने शी झोंगकिंग के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था। यहां तक कि जब पिछली बार केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल में कई गद्दारों की खोज की गई थी, जिसमें एक शिष्य भी शामिल था जिसे शी झोंगकिंग ने कई वर्षों तक व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था, तब भी शी झोंगकिंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। ये सोचना कि तियान के लिए शी झोंगकिंग ऐसी जानलेवा मंशा प्रकट करेगा, शुई जिनग्युआन के लिए यह अकल्पनीय था कि तियान और शी झोंगकिंग के बीच वास्तविक संबंध क्या था। अब जब बात यहां तक आ गई है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। शुई जिनग्युआन को डर था कि कहीं शी झोंगकिंग अपने युवा दिनों की तरह लापरवाही में कुछ भयावह न कर बैठे, इसलिए उसने जल्दी से सलाह दी। शी झोंगकिंग की आंखों से जानलेवा भाव गायब हो गया और वह ठंडे स्वर में बोला, बस प्रक्रियाओं का पालन करो। क्या प्रक्रियाएं? शुई जिनग्युआन को पहले तो समझ में नहीं आया, फिर स्तब्ध होकर उसने कहा, तियान 2 या 3 दिनों से हन्यंग स्टार में है, वह मर चुका होगा। तुम्हें पता है कि हन्यंग स्टार किस तरह की जगह है? भले ही उसका जीवन स्वर्ग से भी बड़ा हो और वह जीवित बाहर आने में कामयाब हो जाए, कौन जानता है कि वह अपने साथ क्या अज्ञात चीजें लेकर आया होगा। मुझे डर है। स्वर्गीय न्यायालय के अंदर वह मरेगा नहीं, जाकर प्रक्रियाएं पूरी करो, ये भी एक अवसर है। इस स्थिति में वो किंग शायद अब और पीछे नहीं हटेगा, शी झोंगकिंग ने कहा। शी झोंगकिंग के हाव भाव देखकर शुई जिनग्युआन को पता चल गया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि शी झोंगकिंग को किस बात पर विश्वास था कि तियान सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ सकता है। हालांकि शुई जिनग्युआन ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। शी झोंगकिंग की अभिव्यक्ति कुछ हद तक भयानक लग रही थी। मुझे उम्मीद है कि वे अब और परेशानी पैदा नहीं करेंगे, अन्यथा मुझे, एक बूढ़े व्यक्ति को, अपने कई वर्षों के संयम को तोड़ना पड़ सकता है। शी झोंगकिंग के ये शब्द सुनकर शुई जिनग्युआन अनायास ही कांप उठी। कई वर्षों तक शी झोंगकिंग एक अच्छे बूढ़े व्यक्ति की तरह प्रतीत होता रहा था, जिससे वह कुछ हद तक ये भूल गया था कि शी झोंगकिंग कितना डरावना हुआ करता था। इस क्षण उसे एक बार फिर उस डर की याद आ गई। शुई जिनग्युआन केवल वू किंग के साथ फिर से बातचीत करने के लिए जा सकता था। उम्मीद है कि वू किंग और उनकी टीम कोई और परेशानी पैदा नहीं करेगी और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकेगी। जब वू किंग ने सुना कि शुई जिनग्युआन अभी भी तियान की प्रक्रियाओं को पूरा करने पर जोर दे रहा था, तो उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जिनग्युआन, आपके सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस को तियान की इतनी बुरी तरह से जरूरत क्यों है? मुझे कैसे पता चलेगा? यह महान दिव्य अधिकारी का आदेश है। उन्होंने कहा, तियान हमारे केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल के एक व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ है और हमारे केंद्रीय स्वर्ग सितारा दिव्य महल के भूत के रूप में मर जाएगा। सच कहूं तो, क्या आपने और लियू सिमिंग ने पहले भी एक साथ काम किया है? तियान को छुपाया है, उसे मुझे सौंपने से इनकार कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस तियान में ऐसा क्या खास है जो आप उसे इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं?
शुई जिंगयुआन ने जानबूझकर कहा। तुम और मैं कई सालों से पुराने दोस्त हैं, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं समझते? मैं ऐसी चीजों के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं उस व्यक्ति को सौंपना नहीं चाहता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हनिंग स्टार में प्रवेश करता है या नहीं, वुकिंग ने कहा। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन हमारे महान दिव्य अधिकारी तुम पर विश्वास नहीं करते। तुमने जो स्थिति पैदा की है, उससे मैं वाकई मुश्किल में पड़ गया हूं। मैं दोराहे पर खड़ा हूं, शुई जिंगयुआन ने आह भरी। चूंकि वह व्यक्ति पहले ही हनिंग स्टार में प्रवेश कर चुका है, तो बस मुझे उसकी फाइल दे दो। जब मैं वापस आऊंगा तो इससे मुझे रिपोर्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा, अन्यथा यह मामला समाप्त नहीं हो सकता। वो किन को विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन उसके बाद भी जीवित हो सकते हैं। उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा, चलो बस नियमों का पालन करें। बूढ़े वू तियान के साथ क्या मामला है? तुम उसे मारने के लिए इतने दृढ़ क्यों हो? शुई जिंगयुआन ने फिर पूछा। वो किंग ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि वह प्राचीन क्षेत्र का जासूस हो सकता है। भले ही वह वास्तव में एक जासूस है, क्या वह इतना पाने का हकदार है? शुई जिंगयुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ और अपना सिर हिलाते हुए कहा। आप समझ नहीं रहे हैं, वो किंग ने आगे कुछ नहीं बताया। शुई जिंगयुआन ने उचित प्रक्रियाओं से गुजरते हुए तियान की फाइल को सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस में स्थानांतरित कर दिया। लिन शेन को अब सेंट्रल हेवन स्टार डिवाइन पैलेस का व्यक्ति माना जा सकता था, जिसका अब एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस से कोई संबंध नहीं था। प्रक्रियाओं को संभालते समय लियू सिमिंग ने मन ही मन अपने मन में उपहास किया, एक मरे हुए आदमी का क्या उपयोग है? मुझे विश्वास नहीं होता कि हनियन स्टार से बाहर आने के बाद तियान अभी भी जीवित हो सकता है। लिन शेन बेहोश नहीं था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व एक सामान्य व्यक्ति की तरह था, जिसे तेज बुखार हो गया था। वह विक्षिप्त था और खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, पूरी तरह से उलझन में था। विकास सिद्धांत बेतहाशा दौड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें लिए असंख्य कीड़े उसके शरीर के भीतर रेंग रहे हों। उसकी रक्त वाहिकाओं में, उसकी मांसपेशियों के अंदर और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों में भी एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। पहले 2 दिनों में लिन शेन को बहुत ज्यादा जलन हुई और उसके दिमाग में मतिभ्रम होने लगा। ऐसा लगा जैसे उसने तियान जुन को देखा हो, अपने बच्चे को जन्म लेते देखा हो, अपनी बड़ी बहन को देखा हो और अपने दूसरे, तीसरे और चौथे भाई को वापस आते देखा हो। पूरा परिवार खुशी खुशी इकट्ठा हुआ, ठंडी बियर पी रहा था और हॉट पॉट खा रहा था। वह गर्म बर्तन वास्तव में बहुत गर्म था, जितना अधिक वह खाता वह उतना ही गर्म होता जाता। उसे ये भी नहीं पता था कि वे मिर्च कहाँ से आए हैं। उन्हें खाने से लिन शेन खुद लगभग आग की लपटों में गिर गया। सौभाग्य से उसके हाथ में ठंडी बियर थी। लिन शेन ने बेताबी से बोतल को चूसा, उसे तेजी से निगल लिया, लालच से अपने पेट को कुछ ठंडा महसूस कराया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ठंडी बियर ने वाकई काम किया। कुछ घूंट पीने के बाद ठंड का एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसे, जो ऐसा महसूस कर रहा था कि वह आग की लपटों में गिरने वाला है, बहुत बेहतर महसूस हुआ। ये बियर किस ब्रांड की है? इसका स्वाद बहुत अच्छा है और इसका स्वाद मीठा भी है। लिन शेन ने लालच से बोतल को चूसा और अधिक ठंडक की चाहत में। यद्यपि अवचेतन रूप से वह जानता था कि यह एक मतिभ्रम है, फिर भी उसे आशा थी कि इससे उसे कुछ राहत मिलेगी। पूरी तरह से विह्वल लिन शेन, जो पहले से ही मतिभ्रम का अनुभव कर रहा था, उसे एहसास नहीं हुआ कि यह पूरी तरह से मतिभ्रम नहीं था। यदि लिन शेन इस समय शांत अवस्था में होता तो वह निश्चित रूप से अपने कार्यों से चौंक जाता और उछल पड़ता। उसका शरीर इस समय एक अजीब जानवर के नीचे पड़ा था, जिसके पूरे शरीर पर सुनहरे बाल थे और वह एक छोटे जानवर की तरह दूध पी रहा था। यह अजीब जानवर बाघ से भी बड़ा था, लेकिन ये बिल्कुल नंबर 9 सब्जेक्ट जैसा दिखता था जिसे लिन शेन ने पहले देखा था, जिसमें एक जोड़ी चमकदार सुनहरी छल्लेदार आंखें थीं, जो दूध पी रही लिन शेन को घूरते हुए जटिल भावनाओं को प्रदर्शित कर रही थीं। यह अजीब जानवर नंबर 9 विषय था। ये कमजोर था और निदेशक लिन द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण प्रयोगशाला में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त था। जब लियू सिमिंग ने इस पर हमला करने के लिए लोगों को साथ लाया तो इसके पास भागने का ही विकल्प बचा। लियू सिमिंग ने सोचा कि वह तारों वाले अंतरिक्ष में भाग गया है, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह हानेगा। दरअसल नंबर 9 विषय एक विकृत प्रजाति थी जिसे हैनिंग स्टार ने पाला था, लेकिन यह एक परम प्राणी के रूप में पैदा नहीं हुआ था। मूल नाम 9 विषय एक सामान्य उत्परिवर्तित निम्न पदभ्रष्ट प्रजाति थी, कोई दिव्य पशु भी नहीं।
हालांकि क्योंकि अनुसंधान सुविधा ने लगातार हैनिंग तारे पर प्रयोगात्मक कचरा और अपशिष्ट डाला, कई विकृत प्रजातियां मर गईं और कुछ जीवित प्रजातियों में विभिन्न स्तरों पर उत्परिवर्तन हुआ। क्रमिक उत्परिवर्तनों के माध्यम से नंबर 9 विषय अप्रत्याशित रूप से एक परम प्राणी में विकसित हो गया और इसका रैंक लगातार आगे बढ़ता रहा। अफसोस की बात है कि जब यह मध्य स्तरीय रैंक में विकसित हुआ तो एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस ने हनियंग स्टार के साथ समस्याओं को देखा और एक सफाई अभियान चलाया। इसी सफाई के दौरान इस पर कब्जा कर लिया गया था और इसके लिए एवरलास्टिंग स्टार डिवाइन पैलेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भले ही ये केवल मध्य स्तर की रैंक पर था, लेकिन नंबर 9 विषय द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति सामान्य उच्च दिव्य प्राणियों के लिए अतुलनीय थी। उस युद्ध में कई 9 सितारा दिव्य अधिकारियों के साथ साथ दर्जनों 7 सितारा और 8 सितारा दिव्य अधिकारी मारे गए तथा इससे भी अधिक लोग घायल हो गए। यहाँ तक कि अनंत सितारा दिव्य महल के सच्चे महान दिव्य अधिकारी भी घायल हो गए, इससे पहले कि वे नंबर 9 विषय पर कब्जा करने और इसे वापस लेने में कामयाब हो सकें। उस समय एजियोर स्काई दायरे को व्यक्तिगत रूप से महान दिव्य अधिकारी द्वारा प्रबंधित किया जाता था और वुकिन के सत्ता में आने के बाद ही लियू सिमिंग ने एजियोर स्काई दायरे पर अधिकार कर लिया था। नंबर 9 लैब की स्थापना भी महान दिव्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी, जो नंबर 9 विषय पर अनुसंधान कर रहा था, जिससे एक परम प्राणी के रूप में इसके विकास के रहस्य को जानने की उम्मीद थी। यदि अनुसंधान सफल हो जाता तो परम प्राणियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से अनुसंधान में तब तक कोई प्रगति नहीं हुई जब तक कि महान दिव्य अधिकारी गायब नहीं हो गया। इसके बजाय नंबर 9 विषय ने विभिन्न प्रयोगों के बीच एक और सफलता हासिल की, उच्च रैंक में आगे बढ़ते हुए और महान दिव्य अधिकारी को नंबर 9 विषय को बांधने के लिए विशेष अमर रेशम का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसका बचना मुश्किल हो गया, जबकि उसकी शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करने और उसे अपनी असली ताकत को प्रकट करने से रोकने के लिए लगातार उसे औषधि का इंजेक्शन दिया गया। लिन शेन ने अमर रेशम को काट दिया और उसके बाद ही नंबर 9 विषय को भागने का मौका मिला, परिवहन स्टेशन के कर्मचारियों में मतिभ्रम पैदा करने की अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए चुपके से हनियंग स्टार पर वापस आ गया। हैनियंग तारे पर वातावरण पहले की तुलना में और भी अधिक कठोर हो गया था तथा जो प्राणी वहां जीवित रह सकते थे उन सभी में अनेक उत्परिवर्तन हुए थे, लेकिन कोई भी परम प्राणी प्रकट नहीं हुआ, यद्यपि अनेक उच्च विकृत दिव्य पशु प्रकट हुए। हालांकि वास्तविक रूप से भयावह पहलू वे विशालकाय शरीर वाले, संख्यात्मक रूप से दुर्लभ ऊपरी विकृत दिव्य जानवर नहीं थे, बल्कि हैनियंग स्टार के सूक्ष्मजीव थे। ये सूक्ष्मजीव विकास के लिए कई चक्रों में उत्परिवर्तन और एक दूसरे को निगलने के बाद स्वयं अत्यंत भयावह स्तर तक विकसित हो गए थे। लिन शेन को हवा में हर जगह अजीब और विचित्र सूक्ष्मजीव दिखाई देने लगे, लेकिन उस समय उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि वे अजीब सूक्ष्मजीव स्वयं बहुत भयावह विकृत प्रजातियां थीं। ये सूक्ष्मजीव विकृत प्रजातियां निम्न से उच्च श्रेणी तक की थीं और कम से कम सभी में उत्परिवर्तन गुणवत्ता थी, साथ ही दिव्य पशु गुणवत्ता की भी कमी नहीं थी। शुरू में लिन शेन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह पहले से ही विकृत प्रजातियों के एक भयानक समुद्र के बीच में था। लिन शेन ने तो ये भी कहा कि यदि कोई उच्च दिव्य प्राणी भी आ जाए तो भी वे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से सूक्ष्मजीव विकृत प्रजाति की विशेषताएं काफी विशेष थीं और उन्होंने लिन शेन के शरीर को सीधे नष्ट नहीं किया, जिससे वह सीधे मारे बिना जीवित रह सका, बस सभी प्रकार की विचित्र विशेषताओं से नष्ट हो गया। नंबर 9 विषय बिना कोई सुराग छोड़े भ्रम क्षमता का उपयोग करके वापस हैनियंग स्टार की ओर भागने में सक्षम था, यहाँ तक कि लियू सिमिंग और अन्य लोगों को भी कुछ भी पता नहीं चला, जो इसकी उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। जब उसने लिन शेन को देखा तो उसे एक नज़र में पहचान लिया। नंबर 9 विषय का लिन शेन को मारने का कोई इरादा नहीं था, ये जानते हुए कि लिन शेन ने उसे बचाया था, लेकिन ये भी जानते हुए कि लिन शेन खुद को बचाने के लिए मजबूर था, विशेष रूप से उसे बचाने के लिए नहीं। इस प्रकार नंबर 9 विषय का भी लिन शेन को बचाने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल ये देख रहा था कि विभिन्न सूक्ष्मजीव लिन शेन के शरीर को ढक रहे थे और लगातार उसे नष्ट कर रहे थे। प्रारंभ में नंबर 9 विषय ने सोचा कि लिन शेन जल्द ही मर जाएगा। हैनियंग स्टार के मूल प्राणियों के अलावा जो लंबे समय से इन सूक्ष्मजीवों के साथ सहजीवी रूप से सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थे, ऐसी कोई विदेशी प्रजाति नहीं थी जो यहाँ जीवित रह सके। जब उच्च श्रेणी के दिव्य प्राणी यहाँ आते थे तो उनके शरीर पर सूक्ष्मजीवों द्वारा आक्रमण किया जाता था और उन पर परजीवी का प्रभाव होता था, भले ही वे मौके पर नहीं मरते थे, ये केवल समय की बात थी।
नंबर 9 विषय ने थोड़ी देर तक देखा और देखा कि कई सूक्ष्मजीवों ने लिन शेन के शरीर पर आक्रमण किया, फिर भी वह नहीं मरा, जिससे कुछ जिज्ञासा पैदा हुई। इस प्रकार ये लिन शेन के पास पहुंचा, उसके शरीर को धकेलने के लिए एक पंजा बढ़ाया। ये देखना चाहता था कि क्या उस पर कुछ खास है जो उसे पकड़ कर रखता है और अभी तक नहीं मरता है। लेकिन जैसे ही उसके पंजे ने लिन शेन को छुआ, लिन शेन पलट गई, उस पर लुढ़क गई और उसकी स्तन ग्रंथि को चूसने लगी। नंबर 9 विषय का शरीर अचानक कांप उठा, उसके पैर नरम पड़ गए और वह लेट गया। लिन शेन को अपनी बाहों में दूध पीते हुए देखकर नंबर 9 विषय की आंखें धीरे धीरे कोमल हो गईं। संस्थान ने इस पर कई अमानवीय प्रयोग किए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नंबर 9 विषय एक अलैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजाति थी। वास्तव में ये पहले से ही संतानों को जन्म दे रही थी, लेकिन प्रयोगों से उसे बहुत नुकसान पहुंचा और पोषण के दैनिक इंजेक्शनों ने उसकी गर्भधारण प्रक्रिया को काफी धीमा कर दिया। हनियम स्टार पर लौटने के बाद नंबर 9 विषय का शरीर तेजी से ठीक हो गया, भ्रूण भी तेजी से विकसित होना शुरू हो गया और उसने पहले से ही दूध का स्राव करना शुरू कर दिया था, जो अपनी संतान को जन्म देने वाला था। इस समय उसके शरीर के भीतर स्रावित हार्मोनों के प्रभाव में उसका मातृ प्रेम पहले से ही अत्यधिक हो गया था, अन्यथा वह लिन शेन को अपना दूध पीने नहीं देती और अप्रभावित रहती। नंबर 9 विषय वास्तव में बहुत अनोखा था। आदर्श रूप से हैनिंग स्टार पर अन्य विकृत प्रजातियों की तरह इसे विभिन्न सूक्ष्मजीवों के साथ सह अस्तित्व में विकसित होना चाहिए था। अपने शरीर पर सभी सूक्ष्मजीवों को अंतिम प्राणियों की स्थिति में विकसित करना चाहिए था। हालांकि अनुसंधान संस्थान के हस्तक्षेप के कारण उसके शरीर के अंदर के सभी सूक्ष्मजीव मर गए और इसके बजाय उसे एक अद्वितीय संरचना विकसित करने का अवसर मिला, जिससे उच्च श्रेणी के सूक्ष्मजीव भी उसके शरीर में जीवित नहीं रह सके। इसका खून और यहां तक कि इसका पसीना भी उच्च श्रेणी के सूक्ष्मजीवों को मार सकता है। इससे निकलने वाले दूध में विशेष गुण होते हैं, इसे पीने वाले साधारण लोगों के लिए ये घातक जहर पीने के समान होगा। लेकिन जब लिन शेन ने दूध पिया तो ऐसा लगा जैसे उसने कीटनाशक पी लिया हो, जिससे उसके शरीर में मौजूद कई आक्रमणकारी सूक्ष्मजीव मर गए, फिर भी उसे कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। ये उच्च श्रेणी के सूक्ष्मजीव नंबर 9 विषय के दूध से मारे गए और लगातार संचालित विकास सी ना आधा दध पेय की मात्रा तद्वारा अवशोषित हो गए, ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जिसने उसके शरीर को मजबूत किया। मजबूत ऊर्जा के कारण लिन शेन के शरीर में धीरे धीरे अजीब उत्परिवर्तन होने लगे। एक के बाद एक आदेश प्रकाश श्रृंखलाएं उसके शरीर से विस्तारित हुई, एक साथ उलझ गईं, धीरे धीरे एक प्रकाश कोकून का निर्माण किया, जिसमें लिन शेन का शरीर शामिल था।